हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पीएफसी के बारे में। ये पीएफसी क्या है? ये पीएफसी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसको जो है पीएफसी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। आपने पढ़ा होगा कि महारत्न कंपनियां होती हैं, नवरत्न कंपनियां होती हैं और मिनी रत्न कंपनियां होती हैं। ठीक है। तो अभी तक जो महारत्न कंपनियों की संख्या थी वो 10 थी, लेकिन अब पीएफसी को भी महारत्न का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो वर्तमान में अब महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई है आपकी 11। कितनी? 11 हो गई है। तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये करंट का टॉपिक है। तो ऐसी जब चीज़ें कभी होती हैं ना, तो मतलब जब जब भी महारत्न कंपनी को किसी को दर्जा दिया गया, समझो वो प्रश्न जरूर परीक्षा में आया है। ठीक है। तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। और महारत्न कंपनी क्या होती है, क्या फ़ायदे होते हैं, कितनी महारत्न कंपनियां, उनके नाम क्या हैं और किसको महारत्न का दर्जा प्रदान किया जाता है, क्या क्या मानक होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया वो पूरा करें जिससे कि महारत्न का दर्जा प्राप्त उनको हो जाए। ठीक है दोस्तों, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए जो कि प्रस्तावित है 12 जून को, उसके लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं उससे। तो उसके लिए आप लोग 6393350769 ये हमारे ऑफिस का नंबर है। ठीक है, इस पर आप लोग संपर्क करके, कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ पर चलाई जा रही है, तो आप लोग उसे जुड़ जाइए और उसको हल कीजिए। बहुत ही जो नया पैटर्न है, नया ट्रेंड है, जैसे कि 2020 में 21 में जो पेपर आया था, उसी आधार पर पूरा बदले हुए पैटर्न पर ये सीरीज बनाई गई है। चलिए, तो फिर शुरुआत करते हैं महारत्न कंपनी के बारे में। पीएफसी को मिला महारत्न का दर्जा 12 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका पूरा नाम है पीएफसी का, महारत्न का दर्जा इसको प्रदान कर दिया गया। पीएफसी को महारत्न का दर्जा प्रदान होने के बाद, प्राप्त होने के बाद, महारत्न कंपनियों की कुल संख्या हो गई है कितनी? 11, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ प्रश्न बनेगा। और उन 11 के नाम क्या है? देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए यहाँ पर ये इसका फुल फॉर्म गलत लग गया है, यहाँ पर आईओसी होगा। ठीक है, आईओसी है, आईओसी इसका जो अंग्रेजी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये गैल नहीं है, इसको काट दीजिएगा यहाँ से। चलिए, अगली है एनटीपीसी, एनटीपीसी को भी मिला है। अगला है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल को मिला हुआ है। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पीजीसीआईएल। ठीक है, अगला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल को ही मिला हुआ है। नेक्स्ट है पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, गेल भी महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा, गेल को भी दिया गया है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो कुल मिलाकर के 11 कंपनियां हो गई हैं जिनको महारत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अब देखिए, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानदंड, आप क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या मानदंड पूरे करेंगे तभी आपको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो सकता है। तो पहला है, उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, यानी कि कोई कंपनी का नवरत्न कंपनी है तभी उसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, सेबी के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में ये सूचीबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो शेयर बाजार है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको सेबी कहते हैं। ठीक है, ये नियामक संस्था है, तो इस सेबी में वो कंपनी सूचीबद्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, यानी कि पिछले 3 सालों का देखा जाएगा कि अगर उसका पूरा वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का है, यानी कि हर साल कम से कम 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर उस कंपनी का होना चाहिए लगातार पिछले 3 साल का, तभी उसको महारत्न का दर्जा मिल सकता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो
जो संपत्ति है वो भी 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए पिछले 3 सालों के दौरान औसत। मान लो किसी साल मतलब 3 सालों का औसत है, मान लो किसी साल 20,000 करोड़ रही, किसी साल 10, तो इस तरह ये औसत लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, यानी कि टैक्स चुकाने के बाद कंपनी कम से कम हर साल उसने 5,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया हो, फायदा मतलब प्रॉफिट हुआ हो उसे, तो उसे महारत्न का दर्जा मिल सकता है। और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना चाहिए, यानी कि एमएनसी कंपनी होनी चाहिए, विदेशों में भी उसकी ब्रांचेज या शाखाएं होनी चाहिए, ठीक। और मतलब पूरा वैश्विक ग्लोबल एजेंसी होनी चाहिए वो। तो इतने मानदंड होने चाहिए, तब किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल सकता है। महारत्न का दर्जा प्राप्त पाने अगर हो जाता है तो उसके लाभ क्या होंगे, कौन कौन से फायदे होंगे उस कंपनी को, देख लेते हैं। पीएफसी को अब अधिक परिचालन, जैसे पीएफसी को भी मिल गया, ठीक है, तो पीएफसी को अब अधिक परिचालन एवं वित्तीय स्वायत्तता मिल गई, यानी कि उसका जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं यानी वो बहुत और ज़्यादा व्यापार कर सकेगी, और ज़्यादा मतलब जिस वजह से वित्त से संबंधित जो निर्णय हैं, डिसीजन है, मतलब वो एकदम से ऑटोनोमस होगी, काफ़ी उसको जो है इंडिपेंडेंसी मिल गई है कि मतलब वो बड़े बड़े डिसीजन वो आराम से ले सकती है। और क्या होगा, यह नई मान्यता पीएफसी को विद्युत के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी वित्त पोषण की पेशकश करने में सक्षम बनाएगी, जो सभी को 24/7 सस्ती और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है पूरा मतलब चूँकि बिजली से संबंधित है, ये बिजली उपलब्ध कराने संबंधित कंपनी है, तो मतलब ये बिजली जो है वगैरह को बनाएगी और लोगों को मतलब उपलब्ध भी कराएगी, तो ये काफ़ी जो है चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा महारत्न के दर्जे के साथ पीएफसी को प्राप्त विस्तारित शक्तियां यानी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अंतर्गत सरकार के वित्त पोषण एजेंडे को आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे, ठीक है। देखिए ये ना ऐसे प्रश्न कभी कभी कथन कारण बन जाते हैं ना, तो कथन होता है कारण होता है, तो उस मतलब कि कथन सही है कि कारण सही है कि दोनों सही है, व्याख्या करता है कि नहीं करता, तो इस तरह इसलिए ये पॉइंट हम लाए यहाँ पर कि अगर कथन कारण में यहाँ से प्रश्न बनता है तो उसको आराम से आप समझ पाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे वर्ष 2030 तक 40% हरित ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति तथा नई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन भी सुनिश्चित हो सकेगा। तो हरित ऊर्जा क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें जो है मिलेंगी। तो चूँकि कंपनी मतलब ना कि अब सारी चीज़ें मतलब जो है इन्वायरमेंट के देख करके और ग्रीन हाउस जो है गैसें प्रोड्यूस ना हो और मतलब या इन्वायरमेंट को कोई खतरा ना हो, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किए जाएंगे मतलब इस कंपनी के द्वारा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में नवरत्न योजना प्रारंभ की गई थी 1997 में। इस योजना का उद्देश्य बेहतर कार्य निष्पादन और तुलनात्मक रूप से लाभकारी स्थिति वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल उद्यमों के रूप में उभारने में सहायता प्रदान करना है, ठीक है। यानी पहले नवरत्न कंपनियों में फिर उनको ग्लोबली बनाया ताकि दूसरे देशों में व्यापार कर सकें और वो मुनाफा कमा सकें ताकि एक वैश्विक पहचान मिल सके, ठीक है। तो ये सब करने के लिए वर्तमान में नवरत्न कंपनी की संख्या है 13, ठीक है। तो महारत्न कितनी हो गई आपकी 11 है, नवरत्न आपकी 13 है, 13 है, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2019 में PGCIL और HPCL को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। पहले कंपनियां थी आपकी 8 कंपनियां थी, फिर आपकी जो HPCL और PGCIL को भी इसमें शामिल किया गया अक्टूबर 2019 में, ठीक। ये देखिए हो गया आपका पूरा कंप्लीट वीडियो, ठीक है। तो महारत्न कितनी है 11, नवरत्न कितनी है 13, ठीक है। और कौन कौन से मानदंड हैं क्या और क्या क्या लाभ होंगे ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं। तो आप लोग इसको जो है समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और मैंने बताया जिस तरीके से प्रश्न कहाँ कहाँ बन सकते हैं, तो वैसे ही आगे वाली परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।